द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, परिणामों का दौर करीब करीब 80% परिणाम आ चुके हैं और परिणाम जो है अब की बार मैं ये नहीं कह सकता कि परिणाम बहुत अच्छा है। परिणाम की मिक्स बैंड ऑफ रिजल्ट्स है, मिक्स है, मिश्रित है। कुछ कंपनियों के अच्छे हैं, कुछ के खराब। और डर यही लगा रहता था, जब परिणाम आना शुरू हुआ तो कुछ कंपनियों के खराब भी आए, अच्छे भी आए, मिक्स। तो हमारे पास जो कंपनियां हैं, डर ये था कि भाई कहीं इसके भी खराब नहीं आ जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाए आने दीजिए, कोई बात नहीं, एक आध क्वार्टर से क्या फ़र्क पड़ता है मतलब। लेकिन खैर फिर भी ठीक ठाक आ गए, इतने ख़राब भी नहीं है रिजल्ट। किसी की ग्रोथ कम आई, किसी की ज़्यादा आई, कोई बात नहीं, चलता है कितना सब। चुनाव का क्वार्टर था, गर्मी भीषण थी, मूवमेंट बंद था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गई गर्मी के कारण। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मजदूर काम नहीं कर सकते थे, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में। और जो ये वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात का हिस्सा, इनमें इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क। हालांकि कुछ कंपनी को फ़ायदा हुआ है, जैसे वरुण बेवरेज है, कोका कोला है, इस तरह की ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने वाली कंपनी, इनको फ़ायदा हुआ है। मिल्क प्रोडक्ट वाली कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मिल्क आइसक्रीम में और इनमें काफ़ी काम आता है। आइसक्रीम है, लस्सी है, दही, कर्ड है, इनमें काफ़ी काम आता है, तो ठीक है। खैर, लेकिन केमिकल सेक्टर के बारे में अब कुछ चर्चाएं चलने लगी हैं। बीच में शांत था, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई हैं और अब कुछ चर्चाएं हैं। कुछ एनालिस्ट आ रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, कुछ मोबाइल पे, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन वो सब बातें पूरी तरह ठीक नहीं। कल भी शायद चर्चा हुई थी इस बारे में, कल पूरी चर्चा नहीं हुई। आज मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। मतलब पूरी तरह वो बातें तो सही नहीं हैं, क्योंकि यूपीएल का घाटे का परिणाम आया और कई कंपनियों के जो प्रॉफिट है वो घटे हैं इस पर। और निश्चित रूप से एनालिस्ट भी नहीं कह पा रहे कि साहब अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो इंटरनल रिसोर्सेज है ना, जिनको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है, वो लोग आके यही कहते हैं कि साहब अभी हम कुछ नहीं कह सकते, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चाइना की कुछ इन्वेंट्री क्लियर हुई है, लेकिन किस किस प्रोडक्ट में कितनी कितनी हो गई, कितनी बाकी है, क्या और नहीं पड़ पाएगी इन्वेंट्री पर, और या कि डिमांड कितनी रहेगी, प्राइसेज थोड़ी बढ़ी हो, प्राइसेज स्टेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये हम अभी नहीं कह सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि पहला रिजल्ट आया है दीपक नाइट्रेट का, यानी केमिकल रिजल्ट तो आए, कई और भी आए हैं, लेकिन जो इम्प्रूव्ड रिजल्ट है, जिसमें कुछ ग्रोथ दिखाई दी है, वो पहला रिजल्ट देखा है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट वैसे भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, मतलब कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, इसके प्रोडक्ट अच्छा है, इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बढ़िया है। 25 करोड़ की पेड इक्विटी है और उस पर माय डियर 8,000 करोड़ का टर्नओवर है, 7-8 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। अभी बताएंगे फिगर्स, आपको एग्जैक्ट बताएंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा है और प्रोडक्ट अच्छा है। जो फिनोल बनाती है ये कंपनी, फिनोल बनाती है, और एक उसका जो बाई प्रोडक्ट है एसीटोन, वो बढ़ाती है। उनकी कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में उछाल जरूर आया है। साथ में मैं एक बात और कहूँगा कि और भी दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी कि डाइज, पिगमेंट के में डलने वाले प्रोडक्ट हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल में मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, और ये जो एग्रो केमिकल्स में मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, कई बनाती थी। लेकिन वो जब तक प्रोडक्ट में रही, जब तक फिनोल का प्रोडक्शन आने से पहले पहले दीपक नाइट्रेट की कोई खास अहमियत नहीं थी। जो मेन जो काम हुआ इसमें, ये 1500-2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मतलब दीपक नाइट्रेट का, फिनोल और एसीटोन का। 2 लाख टन पर ईयर का 2 लाख टन पर ईयर का फिनोल प्रोडक्शन है।
और 1,20,000 पर टन का एसीटोन का प्रोडक्शन है। दोनों के एकमात्र मैन्युफैक्चरर हैं कंट्री में। एक हिंदुस्तान और क्या कुछ मामूली सा बनाती है, वो कोई काउंटेबल नहीं हो, कोई खास नहीं। तो ये कंपनी सोल मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, इसकी वाइड एप्लीकेशन है, ये दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में मिलता है। मतलब इट्स ए रॉ मटेरियल फॉर सो मेनी प्रोडक्ट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रो केमिकल्स, दुनिया भर की चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन में, दुनिया भर के उसमें मिलता है। बड़ी नेडेड, पहले इंपोर्ट होता था, नाउ इट हैज़ बिकम ए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। और इसकी मेरे ख्याल सप्लाई जो है पर्याप्त है, थोड़ा सा इंपोर्ट और करना पड़ता है। गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है ही, मतलब एंटी डंपिंग के जरिए। और इसकी प्राइसेस बीच में गिर गई थी इसके प्रोडक्ट की, लेकिन अब सुधार आ रहा है धीरे धीरे। मार्जिन अभी भी कम है, पहले से कम है अभी मार्जिन, लेकिन जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि ये सुधर जाएगा। तो अब इसके डाटा पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 41,491 करोड़ रुपए, आज की तारीख में प्राइस है 3,032 करोड़ रुपए, 32 रुपये। हाई लो 3169 और 1922 लोएस्ट था। ये भी बहुत बड़ी बात है, 1922 से नीचे नहीं गया इसे। कोरोना काल में जब इसने बूस्टअप किया था पहली बार, तब भी ये 2800 साढ़े 2800 ऊपर में जाके आया था मतलब। और अभी 1922 से नहीं टूटा, बहुत ही स्लैक पीरियड था उसके दौरान भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इट इज़ ए बिग विक्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी मतलब। और प्राइस अर्निंग रेशो 51.5 है। इस बाज़ार को देखते हुए, अब ये बाज़ार कब तक चलेगा ये मैं नहीं कह सकता ऐसा, लेकिन इस बाज़ार को देखते हुए 51.5 का पी रेशो कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति है। इस फाइनेंशियल इक्विटी, पेड अप इक्विटी की साइज है 25 करोड़ की। फिर आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब ये 51.5 का पी रेशो ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें ज़्यादा। बुक वैल्यू 352 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.25%, ROC 21.6% और ROE 16.4%, फेस वैल्यू शेयर की तौर पे। अब दोस्तों ऐसा है कि EPS 63 रुपये 61 पैसे TTM की, और इस क्वार्टर की जो EPS है वो 17 रुपये। इसकी जो सेल है इस क्वार्टर की 2167 करोड़ रुपये सेल है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर जो जून 23 था उसमें 1768 करोड़ थी। यानी सेल में 14% की बढ़ोतरी हुई है। और प्रॉफिट में 35% बढ़ोतरी हुई है, 203 करोड़ प्रॉफिट आया है। पिछले साल 150 करोड़ प्रॉफिट था। मैं दीपक नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ, ये मतलब दीपक नाइट्रेट। तो ऐसी सूरत में 35% का प्रॉफिट में जंप लिया है ईयर ऑन ईयर, तो इट इज ए बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। और FY 24 की सेल की बात कर लेते हैं। 8,080 करोड़ की सेल थी। FY 23 में 7682 करोड़ की सेल थी। सेल में बढ़त आई थी 5.18% की, और प्रॉफिट में बढ़त आई है 864 करोड़ का प्रॉफिट आया FY 24 में। FY 23 में 811 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 6.5% बढ़त आई। तो आप देखिए कि जो इसका स्लैक पीरियड था, केमिकल सेक्टर बिल्कुल सोया हुआ था, मरा पड़ा था, उसमें भी इसने बैक गियर में नहीं गई ये कंपनी, प्रॉफिट लेके आई, मतलब ग्रोथ लेके आई, 6-7% ही लिए। जबकि SRF वगैरह थे, गुजरात फ्लो था, बालाजी एमाइंस था, इन सब की हालत ख़राब हो गई, इनके प्रॉफिट लेस देन हाफ रह गए मतलब। तो ये एक कंपनी की सॉलिडनेस को शो करता है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने ब्रोकर से, आप अपने मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या अपने गुरुजी से, जिससे भी आप सीखें। गुरुजी मुझे भी कहते हैं, लेकिन मैं तो एक आपका लेक्चरर हूँ, मतलब मैं मामूली आदमी हूँ, मतलब ये मत मानिए। तो गुरुजी वास्तविक जो नज़दीक जिससे आप फेस टू फेस बात कर सकें, उनको आप पूछिए, करिए, तो वो आपको सही राय दें। मेरी राय जो थी वो मैंने बता दी, एनालिसिस करके। कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत दम है, एकमात्र प्रोडक्ट है कंपनी, मैं ओनली सोल मैन्युफैक्चरर है कंपनी, और गवर्नमेंट का पूरा प्रोटेक्शन है। आज इंपोर्ट पे कट, ऐसा नहीं इंपोर्ट की डंपिंग करके हिंदुस्तान के कारखानों को बर्बाद कर दे,
इस सरकार की खास बात है मतलब कि ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को बर्बाद नहीं होने देती। तो ये तो बात रही दीपक नाइट्रेट की। अब हम बात करते हैं अमर राजा, जिसको मैंने पहले भी बहुत एनालिसिस किया है, कई बार एनालिसिस किया, कई बार नाम लिया है। शेयर दौड़ता है, अभी थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन देखो समय बताएगा। आशाएं तो बहुत हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार है, कंपनी का प्रोडक्ट शानदार है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, मतलब खाली एक साइड से कॉम्पिटिशन है। लेकिन ये सबसे बड़ा काम ये करने जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 10,000 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट लगा रही है, जिस प्रोजेक्ट का कल परसों भी था टाई अप हो गया है, मतलब टेक्निकल टाई अप वगैरह। उसमें कई टाइप हुए हैं, मतलब कईयों से हुआ है टाई, कई तरह की टेक्नोलॉजी काम आएगी उसमें। और गवर्नमेंट ने जो इनका जो रॉ मटेरियल है उसके इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाई दी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी घटा दी गवर्नमेंट। अनदर थिंग कि इसका पी रेशो आज भी 29 है, जबकि एक्साइड बैटरी का पी रेशो 48 है, मतलब तो उस मुकाबले बहुत सस्ता है। जबकि कंपनियों की साइज में कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 10-5% की सेल इसकी कम है, उसकी 10-5% ज़्यादा है। प्रोडक्ट दोनों का बराबर बढ़ता है, दोनों की रेपुटेशन ब्रांड इक्वल है बाजार में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अमर राजा को बेटर उसकी तुलना में बेटर है, क्योंकि इसका पी रेशो कम है, सस्ता है। अनदर थिंग, इसकी इक्विटी बहुत छोटी है, उसकी इक्विटी 200-250 करोड़ की इक्विटी है, और 48 का पी रेशो बहुत होता है। मतलब जब एक इक्वल कॉम्पिटिटर का पी रेशो इतना कम है तो उसमें हाथ डालना चाहिए आदमी को। कायदे की बात तो यही है, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, लेकिन ये पोजीशन है। तो ऐसी सूरत में ये कंपनी भी बहुत अच्छी रही है, और इसने पिछले करीब 1.5 साल के अंदर ही, यानी इसको देखते हैं, देखिए ये है 5 साल के अंदर अंदर 450 रुपये से चल के 1,500 रुपये का रेट हो गया इसका। 1700 तक जाके आया है, अभी थोड़ा शीतल है, 1% मार्जिन कम आया है। हो सकता है उसका बहाना बना के ऑपरेटर्स ने तोड़ दिया हो, लेकिन प्रॉफिट बढ़ के आया, सेल बढ़ के आई है, भाई वॉल्यूम बढ़ा है मतलब। और इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। जो प्रोजेक्ट जल गया था इनका ईवी बैटरी का, उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, वापस प्लांट लगा दिया, रीइंस्टॉल हो गया वो प्लांट। मतलब ऐसी सूरत में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल डेटा पे विचार कर लेते हैं। टारगेट मेरा कुछ नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन कुछ नहीं। इसका मार्केट कैप है 27,252, प्राइस 1489 रुपीज़ है, हाई लो 599 से लेके 1766 रुपये, 1 साल का 52 वीक्स। पी रेशो 38 बताई दिया, बुक वैल्यू 370 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 18.64% है, ROC 18.7% है, ROE 14% है, और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। अब इसकी सेल पे बात कर लेते हैं। अब इसकी सेल की बात करते हैं। सेल आई है क्वार्टर फर्स्ट में 3263 करोड़, नेट प्रॉफिट 249 करोड़ रुपीज़, और EPS आई है 13 रुपये 61 पैसे, और पिछले साल की कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर की जो EPS थी वो 11 रुपये 61 पैसे थी। तो सेल में ग्रोथ आई है, करीब 17-18% की सेल में ग्रोथ आई है, और प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 24% की, और EPS में भी ग्रोथ उतनी 24-25% की आई। FY 24 की बात करते हैं, 12,175 करोड़ की सेल थी, और 11,708 करोड़ रुपए की सेल कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में थी, यानी कि 23 में, मार्च 23 ईयर एंडिंग की सेल 11,708 करोड़। प्रॉफिट 934 करोड़ था, और उससे पिछले साल 731 करोड़ था, वही करीब 25% की ग्रोथ आई है। और बस यही बातें हैं, ये सारे डाटा आ गए हैं, मतलब बता दिए हैं मैंने। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दोनों कंपनीज में है। कंपनी दीपक नाइट्रेट भी कैपेसिटी बढ़ा रही है, और ये कंपनी भी नया प्लांट लगा रही है। अमर राजा की सबसे खास बात क्या है कि जो बैटरी आज 3-3,500 रुपये की बेच रहे हैं कार की,
वही बैटरी, हालांकि आज तो उस बैटरी की कीमत करीब 40-50-60 हज़ार रुपया है, लेकिन वो कीमत गिरेंगी, कुछ मॉडरेट होंगी ये प्राइसेस, क्योंकि गवर्नमेंट की फिजिकल लेवीज भी कम होंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगी उसी कारण से। तो वो भी ये समझ लीजिए 30-30 हज़ार 35 हज़ार में तो वो बैटरी बिकेगी, शायद 1 लाख रुपए की हो बैटरी, जो 50-60 हज़ार रुपये में बिक जाएगी और क्या हो। तो भी 3 हज़ार के बजाय, 3.5 हज़ार के बजाय जो बैटरी 50 हज़ार की बिकेगी, उससे आप लगा लीजिए कितना मल्टीप्लिकेशन होगा कंपनी की सेल और प्रॉफिट में। ये वंडरफुल चीज़ है। दूसरी बात, इस कंपनी ने, अमर राजा ने, यानी अमर राजा बैटरीज ने काम क्या किया है कि सोलर पैनल्स का काम भी शुरू कर दिया, और इसमें 3200 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुके हैं। तो आप देखिए, जो मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स हैं उनके अंदर ये कंपनी है और जा रही है। दूसरी बात, ये मैं पहले भी बता चुका था, आज फिर बता देता हूँ, कंपनी के पीछे पॉलिटिकल पैट्रोनेज, कंपनी जो रामचंद्र गल्ला हैं उनके लड़के अजय गल्ला हैं, और रामचंद्र गल्ला साहब की जो वाइफ थी वो तेलुगु देशम पार्टी में आंध्र प्रदेश में एक लंबे समय तक मिनिस्टर रही हैं, और चंद्रबाबू नायडू से उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब। और उनका लड़का जो अजय गल्ला, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, अमर राजा के, वो एक 2-3 टर्म में तेलुगु देशम पार्टी के की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, मतलब। तो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है। उस प्रोजेक्ट को लगाने में इनको आसानी होगी, जितनी भी साधन सुविधाएं क्लियरेंस चाहिए वो फटाफट मिलेंगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई पॉल्यूशन का झगड़ा है, कोई इंपोर्ट क्लियरेंस लेनी है, कोई RBI से LOC जारी करवानी है, ये सारी बातों के अंदर इनको दे विल गेट प्रॉम्प्ट क्लियरेंस। इसका बहुत फर्क पड़ेगा, इससे कॉस्ट एस्केलेशन नहीं होगा। तो अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो प्रोजेक्ट डिले मीन्स कॉस्ट एस्केलेशन, टाइमली कंप्लीशन मीन्स द कॉस्ट सेविंग। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बच जाएगी, मैं आपसे बता रहा हूँ। और अब ये स्टील के लिए प्राइसेस गिर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ की प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बचेगी ना। तो दोस्तों ये बात है। अब मेरा आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी डिटेल बता दी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।